आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने गृह विज्ञान ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है आहार एवं पोषण विज्ञान। और इस पर हमने मॉडल पेपर खुद अपने हाथ से बना के तैयार किया है, ठीक है। अब ये मान के चलिए, आपकी जो प्रश्न हमने चूज़ किए हैं पूरे पेपर नंबर 1 का जो सिलेबस था उससे जो मैंने चूज़ किया है, यहाँ से अगर आप इन चीज़ों को पढ़ के जाते हैं और अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो मेरी गारंटी है आप 75% प्लस नंबर लेकर के आएंगे, इससे कम तो बिल्कुल नहीं। अगर आपने अच्छे से लिखा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी रही, आपने उस पर उसको थोड़ा बहुत सजाया वगैरह, क्या करते हैं, हाइलाइटर वगैरह यूज़ किया और अच्छे से पेन वगैरह अच्छे से यूज़ किया, तो आपको 75% मार्क कहीं नहीं गए, 75 से प्लस ही बनेंगे, कम नहीं बनेंगे, ठीक है। और एक काम और कीजिए, अगर अभी आप बैठे हैं तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दीजिए और पहले आप जाके एक बुक कॉपी ले लीजिए, छोटी सी कॉपी ले लीजिए, उसके बाद पेन ले लीजिए। आप ऐसा समझ के चलिए कि जैसे मान लीजिए आपका पेपर अभी हो रहा हो, ठीक है। अब उसको आप उसको साथ में सॉल्व करते चलना है। जो जो प्रश्न मान लीजिए आपको समझ में आ जा रहा है वो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो उन चीज़ों को कॉपी में आप उतारने का प्रयास कीजिए। मेरा कहना तो ये है कि अगर आप हो सके तो सारे प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते चलिए, मान लीजिए जैसे आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एक इन चीज़ों को एक बार कर देंगे तो आपको लिखने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपका पेपर आएगा तो आप एकदम चौंकेंगे नहीं कि ऐसा, अरे ये क्या आ गया सामने, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इसमें से ये मान के चलिए कि आपके 80% में, मैं तो 75 ही मान के चलता हूँ, 70-75 मान के चलता हूँ, लेकिन अगर आपने अच्छे से लिखा तो 80% लाना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करें, ये पूरा पेपर जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, आपका वो 3 खंडों में बँटा होता है और वो तीनों खंड होते हैं खंड आ, खंड बा और खंड सा। आप सभी को पता है, खंड आ का मतलब होता है अति लघुत्तरीय प्रश्न, और खंड बा का मतलब होता है लघुत्तरीय प्रश्न, और खंड सा का मतलब होता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में चेंज होता है, वहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट लघु और दीर्घ प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं का जो कुछ यूनिवर्सिटी हैं वो सेमेस्टर वाइज परीक्षाएं कराती हैं, जैसे बीएचयू वगैरह हुई। तो अब उस लेवल पे अगर आपको पढ़ना है तो ये समझिए सिलेबस सब कुछ वही होता है, बस उसमें थोड़ा उनको बाँट दिया जाता है, ठीक है? छोटा-छोटा कर दिया जाता है और उनको सेमेस्टर में बाँट दिया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, सिलेबस ज़रूर मिला लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में जो है थोड़ा बहुत हेर-फेर कर दिया जाता है। जैसे कहीं-कहीं यूनिवर्सिटी में 4 ही पेपर होते हैं, कहीं-कहीं 5 होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, हम 5 के पाँचों पेपर सॉल्व करवा देंगे। आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 4 होते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके लिए 5 होते हैं तो आपके लिए और भी बढ़िया बात है, क्योंकि पाँचों आपको यहाँ पे करवा दिए जाएँगे, ठीक है? तो चलिए अभी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, कॉपी कलम तैयार कर लीजिए, ठीक है? और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता रहे तो साथ में शेयर भी करते रहो, लाइक पहले कर दो। पहले तो आपको लाइक करना होगा, उसके बाद कमेंट में बताओ, हाँ सर उपस्थित हैं, चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कमेंट सेक्शन में आ जाओ खटाखट। और ये ज़रूर बताना है अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो सर दूसरा पेपर बनाना है कि नहीं बनाना है। अगर आप कहोगे तो बनाएँगे, नहीं बोलोगे तो कोई बात नहीं, फिर वही पुराना सेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा, एक-एक क्वेश्चन कवर किया जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं खंड आ, अतले गोत्रे वाले सेक्शन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया है खंड आ, अतले गोत्रीय सेक्शन इसको हम लोग कहते हैं। इसमें भी आपको पहले इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है, लिखा रहता है सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं, ठीक है? उसके बाद दे दिया जाता है कि आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग 500 शब्दों 50 शब्दों में देना होगा, ठीक है? तो आपको 50 शब्द में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब आपका ये है मेरे प्यारे दोस्त कि 10 क्वेश्चन जो है आपके अति लघुत्तरीय से पूछे जाते हैं। राइटिंग में अगर थोड़ा बहुत आपको ना समझ में आ रहा हो, क्योंकि राइटिंग मेरी ऐसी है और इसको परिवर्तित करने में काफ़ी समय लग जाएगा, तब तक हो सकता है आपका पेपर भी हो जाए, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न जो आपका है वो कह रहा है कि आहार आयोजन, ठीक है। आहार आयोजन या फिर आहार नियोजन, आयोजन नियोजन बात एक ही है, से आप क्या समझती हैं यहाँ पे आपको बताना है। तो आपको आहार नियोजन या फिर आहार आयोजन के बारे में जब बताना होगा तो आप पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का 1, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का 1, अब उसमें आपको आहार नियोजन करके हेडिंग डाल देनी रहेगी, फिर आपको लिखना रहेगा आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के सातों भोज्य समूहों के बीज, सॉरी,
चलिए देखते हैं, थोड़ा माफ़ी चाहेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत जो है बीच में आपको प्रोनंसिएशन में दिक्कत होती रहेगी, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, क्योंकि गृह विज्ञान मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाते हैं तो हो जाता है कहीं-कहीं पे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, आपको इस प्रकार से उत्तर देना होगा। आहार नियोजन का अर्थ है कि भोजन के सातों भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। इसके साथ ही परिवार की आवश्यकता, समय और उपलब्ध धन का भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आपको जवाब किस प्रकार से देना होगा पहले बता दिया है, अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि आहार नियोजन का अर्थ इस प्रकार से है कि भोजन के सातों भोज्य समूह, जो सातों भोज्य समूह होते हैं, भोजो सातों भोज्य समूह के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार से लेनी चाहिए, मतलब हमें इसकी मात्रा इस प्रकार से रखनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्व उन भोज्य पदार्थों में उपयुक्त मात्रा में भोजन में सम्मिलित किए जाएं। मतलब वहाँ पे कहना है कि जो समस्त पौष्टिक तत्व होते हैं, वो जो आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें वो सारी चीज़ें, सारे पौष्टिक तत्व पाए जाएं। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि परिवार की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के चलना होगा, समय आपका कैसा चल रहा है उसको भी ध्यान में रखना होगा, और उपलब्ध धन आपके पास कितना है उसको भी चलना होगा देख के। नहीं तो खाने के पीछे आप सब कुछ बर्बाद कर दें, ये भी तो कोई बुद्धिमानी का काम हुआ नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देख के आपको चलना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है संतुलित आहार से क्या आशय है। ठीक है, आपको बताना है संतुलित आहार से क्या आशय है। तो कोई बात नहीं, आपको डाल देना रहेगा हेडिंग संतुलित आहार, उसके बाद लिखना रहेगा आपको इस प्रकार से उत्तर। लिखना चाहें तो साथ में लिखते चलिए। लिखा है, लिखना इस तरीके से है कि विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण में निर्मित वह आहार जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्वों उनकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात प्रदान कराता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, ये संतुलित आहार की परिभाषा हुई। क्या लिखना रहेगा, फिर से आप सुन सकते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों के मिश्रण से निर्मित वह आहार, ठीक है, जो शरीर को सभी पौष्टिक तत्व उनकी न्यूनतम शारीरिक आवश्यकताओं के अनुपात में प्रदान कराता है, वही क्या कहलाता है, संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, इसको अगर आप और सुंदर लिखना चाहें तो जो आपका ये इसकी परिभाषा थी, इसको थोड़ा आप डैश वगैरह में करके लिख सकते हैं। फिर आपको आगे वो वाली हेडिंग, वो वाली लाइन छोड़ देनी रहेगी जहाँ पे कहलाता है, उसको छोड़ के दूसरी लाइन में आपको लिखना रहेगा कि संतुलित भोजन वह है जो मनुष्य की पोषण संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कराता है। ठीक है, ये लिखना रहेगा। फिर लिखना रहेगा आपको, यह भोजन शरीर की आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा तथा गुण में प्रदान कराता है, अतएव संतुलित आहार की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। फिर उसके बाद आपको वो लाइन छोड़ देनी रहेगी थोड़ा सा डैश लगा के, और लिखना रहेगा वह आहार जो गुण एवं परिणाम में समान हो तथा शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वास्थ्य को ठीक रख सके और शरीर की समस्त क्रियाओं को नियमित रख सकने में समर्थ हो, वह संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दूसरे प्रश्न का जवाब दे देना रहेगा। आपको समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो हैं, और उसके बाद जो अपने आपके साथ जो दोस्त पढ़ रहे हैं उनके साथ भी शेयर करो, ताकि वो भी इन चीज़ों से वाकिफ़ हो सकें और वो भी लाभान्वित हो सके, वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। अतुल्य गुत्रे का जो तीसरा नंबर प्रश्न है वो पूछ रहा है कि भोजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि भोजन का अर्थ आपको स्पष्ट करना है, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आपको भोजन हेडिंग डाल देनी रहेगी। फिर उसके बाद आपको लिखना रहेगा वह सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें खाकर आप अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, भोजन कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये परिभाषा लिख देनी रहेगी। फिर से आप सुन लीजिए, वह सभी तरल या ठोस पदार्थ जिन्हें खाकर आप अपनी पाचन क्रिया द्वारा अवशोषित करके विभिन्न शारीरिक कार्यों के लिए प्रयोग करता है, वही क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। फिर उसके बाद आपको लिखना रहेगा, लाइन छोड़ के लिख देना रहेगा कि यही भोज्य पदार्थ शरीर को ठीक रखते हैं। हवा और पानी की तरह ही भोजन भी हमारे अस्तित्व के लिए बुनियादी पदार्थ है। जैसे हवा हमें जरूरी है, पानी जरूरी है, उसी प्रकार से हमें भोजन भी जरूरी है। बिना भोजन के आप जीवित नहीं रह पाएंगे। ठीक है, बात करते हैं वास्तव में मानव शरीर में भोजन मनुष्य की एक मूल आवश्यकता रहा है। मूल आवश्यकता मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक बेसिक सी जान वो रही है कि आपको ये लेना ही लेना पड़ेगा, जिसके मिलने
जिसके मिल पाने या ना मिल पाने की अवस्था में हमेशा मनुष्य के भाग्य का निर्माण किया है। मतलब कह रहे हैं कि अगर भोजन आपको नियमित रूप से मिल रहा है, आप अच्छे से खा रहे हैं, तो आपका जो भाग्य होगा वो अलग लेवल का होगा। और अगर आपको भोजन ही ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त आप उतना डेवलप नहीं कर पाएँगे, आपका भाग्य दूसरा होगा। तो ये भाग्य निर्माण में मनुष्य के क्या रहा है, सहायक रहा है। जीने के लिए भोजन करना चाहिए, और जो कुछ भोजन मनुष्य करता है, काफ़ी हद तक उसी से मनुष्य स्वस्थ रहकर कार्य करता है, ठीक है? यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको जीना है तो उसके लिए आपको भोजन करना होगा, ठीक है? और कुछ भोजन मनुष्य करता है, मनुष्य जो होता है, जो कुछ भी भोजन करता है, उसमें कह रहे हैं कि काफ़ी हद तक उसी से मनुष्य क्या रहता है, स्वस्थ रहकर कार्य अपना कर पाता है। आगे आपको लिखना है कि प्रसन्न रहकर सही जीवन जीता है, पोषण भोजन, आपको फिर आगे लिखना रहेगा, पोषण भोजन तथा पौष्टिक तत्व व उनमें उपस्थित पदार्थों, उनकी क्रिया व पारस्परिक क्रिया के विज्ञान को पोषण कहते हैं, ठीक है? इसके बाद आपको लिखना रहेगा जिनमें एक जीवन भोजन करता है, ठीक है? क्या है? एक जीवन भोजन करता है, उसको पचाकर अवशोषण कराता है, और उसके बाद आपको लिखना रहेगा और शरीर द्वारा पौष्टिक तत्वों का उपयोग होता है। इस प्रकार से आपके तीसरे नंबर प्रश्न का भी जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है? आप क्लियर हो रहा है ना? क्लियर हो रहा है? अगर नहीं क्लियर हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार पूरा वीडियो देखिए, फिर दोबारा चला के अगर आप देख लेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। अगर आप साथ-साथ में लिखते चलते होंगे तो आपको फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं, वही चीज़ पढ़ के फिर आप क्या कर लेंगे, फिर से आप उन चीज़ों को डेवलप कर लेंगे, ठीक है? अब आपको लिखना तो पड़ेगा, ये मान के चलिए अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, तो क्यों ना हम एक्सपीरियंस जो है पहले से ही एकत्रित कर लें, तो आप साथ-साथ में लिखते चलो, ठीक है? चौथा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है कि प्रोटीन से क्या आशय है, ठीक है? आपसे पूछ लेगा कि प्रोटीन से आपका क्या आशय है, प्रोटीन के बारे में आपको बताना रहेगा। तो आप डाल दीजिए प्रोटीन, और उसके बाद आपको लिखना रहेगा प्रोटीन नाम मुल्डर, क्या? प्रोटीन नाम मुल्डर ने 1938 में नाइट्रोजन बहुल जैविक पदार्थों के लिए सुझाया था, ठीक है? ये पदार्थ प्राणियों और वनस्पतियों के ऊतकों में पाए जाते हैं। यदि शुद्ध भार के आधार पर अनुपात निकाला जाए तो मनुष्य शरीर में लगभग 1/5 अर्थात 20% भार प्रोटीन का होता है, ठीक है? उनका ये मानना है कि अगर आप 60 किलो के हैं तो आपका जो है 20% मतलब 6 दूनी 12, 12 किलो आपके अंदर क्या है, प्रोटीन पाया जा रहा है। इनका मानना है 20% आपके शरीर के अंदर, आप 80 किलो के हैं तो 4 दूनी 8 मतलब 8 दूनी 16 मतलब 16 किलो आपके अंदर क्या पाया गया है, प्रोटीन पाया जा रहा है, ठीक है? इस प्रकार से उन्होंने माना है कि 1/5 भाग कह सकते हैं, या फिर 20%, 1/5 को ही 20% कहा जाता है, तो आप 1/5 निकाल लीजिए या 20% करके निकाल लीजिए। जो आपका शरीर का वजन है उस हिसाब से आप बता सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, ये जीवन की प्रक्रिया के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। जीवन की प्रक्रिया के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ये जैव रासायनिक, जैव भौतिक और दैहिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ठीक है? इस प्रकार से आपको प्रोटीन का जवाब भी दे देना होगा। फिर आपका आ जाएगा 5वां नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त। 5वां नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और ये मान के चलिए कि यहाँ से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछ लेते हैं। कोई आपको एक शॉर्ट फॉर्म दे देगा, पीएफए का फुल फॉर्म दे देगा, एफएओ का फुल फॉर्म दे देगा, पूछेगा बताओ इसका पूरा विस्तृत नाम मतलब क्या है, ये क्या है आपको बताना रहेगा, या आईएसआई के बारे में भी पूछ लेता है, बीएमआर के बारे में भी पूछ लेता है। तो हमारे हिसाब से इस बार जो है आईएसआई जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपसे पूछा जाएगा कि आईएसआई का विस्तृत रूप क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो इस प्रकार से आपको लिखना रहेगा कि आईएसआई द्वारा प्रमाणित करने का कार्यक्रम 1992 के अधिनियम प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 चलाया गया, ठीक है? उसके बाद आपको आगे लिखना रहेगा कि इसमें प्रमाणिक माल पर आईएसआई का चिन्ह लगाने की व्यवस्था है। यह चिन्ह लगा होना ही उस माल की श्रेष्ठता एवं निर्धारित गुणवत्ता की गारंटी है। मतलब कह रहे हैं कि जैसे ये जो चालू किया गया था 1992 में, प्रमाणन चिन्ह अधिनियम, क्या? प्रमाणन चिन्ह अधिनियम 1952 जो है, ये 1952 के अधिनियम के अंतर्गत चलाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी भोज्य पदार्थ है उसके ऊपर अगर आईएसआई का चिन्ह लगा है तो ये मान के चलिए कि वो क्या है, उसकी श्रेष्ठता मतलब वो अच्छे क्वालिटी का है, ठीक है? और उसकी गुणवत्ता, निर्धारित गुणवत्ता मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे तत्व पाए जा रहे हैं, कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। ये उसका क्या करता है, गारंटी लेता है। जो संस्थाएँ या निर्माता आईएसआई के अधिकारी हैं, ठीक है? क्या कह रहे हैं कि जो
संस्थाएं या निर्माता आईएसआई के क्या हैं, अधिकारी हैं तथा माल के उत्पादन तैयार होते समय निरीक्षण करते रहते हैं। मतलब जब कोई माल बनता है, ब्रेड बना, बिस्किट बना, कुछ भी बना, तो उस समय वो क्या करते हैं, उन चीज़ों का निरीक्षण करते हैं। वही उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। वही क्या करते हैं, उसकी गुणवत्ता बनाई रखी जाए, इसका प्रयास भी वही लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है, अतिसार क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10 के 10 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहीं से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कहीं अलग नहीं जाने वाले हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए आपको हेडिंग डाल लेना रहेगा अतिसार, फिर आपको लिखना रहेगा अतिसार या फिर डायरिया। डायरिया रोग आप लोगों ने सुना होगा, उसी को हम अतिसार कहते हैं। तो अतिसार या फिर डायरिया छोटी आंत में व्यवधान होने से उत्पन्न होता है। जब आपकी छोटी आंत में कोई गड़बड़ी हो जाती है तभी ये जो है डायरिया आपको होता है, जिसके कारण मल में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। जब आप लेटरिंग करने जाएंगे तो आप लेटरिंग के जगह पे पानी ज़्यादा होगा, लेटरिंग में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तथा इस स्थिति में व्यक्ति को दिन में 10 से 15 बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है। मतलब कह रहे हैं अगर इस स्थिति में देखें तो जो मनुष्य होता है जिसको डायरिया हो जाती हो, तो दिन में कम से कम 10 से 15 बार बेचारा दौड़ दौड़ के परेशान हो जाता है कि भैया पेट खराब है, क्या करें क्या करें। उसको कमजोरी आ जाती, खाया पिया सब कुछ डाण हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जिसके कारण व्यक्ति में दुर्बलता आ जाती है। ये तो जाहिर सी बात है, जब 10 बार 15 बार किसी को दौड़ना पड़ेगा, वो भी लेटरिंग करने के लिए, तो भाई सीधी सी बात है। आगे लिखा है कि आपको लिखना है इस तरीके से कि अतिसार होने पर शरीर में उत्पादित होने वाले एंजाइम में भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। जो आपके शरीर से एंजाइम उत्पन्न होते हैं उनमें भी क्या होती है, बाधा उत्पन्न होने लगती है। तथा आंत की म्यूकोस क्या तथा आंत की म्यूकोसा में सूजन आ जाती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कब आता है, ये अतिसार वाले सेक्शन में आता है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न आपके लिए आ जाता है। दूसरा कह रहे हैं कि 7वां नंबर प्रश्न जो आपके सामने आ जाता है वो आ जाता है FAO क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 2 प्रश्न ले लिए हैं, इनमें से करीब करीब 2 के दोनों पूछ ले जाएं, कोई ताजुब की बात नहीं है। एक ही पूछा जाए वो भी कोई ताजुब की बात नहीं है। ठीक है, तो आपको तैयार रखना है दोनों। FAO के बारे में आपको बताना है, तो हेडिंग डाल लीजिए, उसके बाद लिखिए FAO अर्थात फल उत्पादन आदेश सरकार द्वारा भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 1946 में लागू किया गया था। ठीक है, फिर आप उसके आगे आपको लिखना रहेगा कि 1955 में आवश्यक पदार्थ अधिनियम बना। ठीक है, फिर आपको वो लाइन छोड़ लेनी रहेगी, उसके आगे लिखनी रहेगी कि उसकी धारा 111 के अंतर्गत जिनमें संशोधन किया गया, यह आदेश विभिन्न फल एवं सब्जी उत्पादों की गुणवत्ता से संबंधित न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। मतलब जो फल होते हैं, सब्जी होते हैं, वो कहाँ तक बेचे जा सकते हैं, न्यूनतम कहाँ तक बेचे जा सकते हैं, मतलब इतने तक चल सकता है, इससे ज़्यादा खराब हुआ तो आप उन चीज़ों को नहीं बेच सकते हैं। इनका निर्धारण करता है कौन, FAO। ठीक है, सफाई का स्तर स्वास्थ्य रक्षा के नियम बनाता है। मतलब कह रहे हैं कि आपको साफ सफाई रख के उन फल को बेचना होगा, ऐसा नहीं कि नाली के किनारे बैठ के आप उनको बेचने लगे। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिनका पालन कारखानों को करना होता है, कारखानों को क्या करना होता है, इन सारी चीज़ों का पालन करना होता है। पैकिंग करते समय, चिन्हित करते समय, लेबल लगाने के समय नियम निर्मित करता है। मतलब आपको किस प्रकार से किन्हीं चीज़ों को पैकिंग करना है, किस प्रकार से उनको चिन्ह लगाना है, किस प्रकार से लेबल लगाना है, ये सारी चीज़ों का निर्धारण कौन करता है, FAO करता है। ठीक है, जिस किसी उत्पादन में इन नियमों का पालन ना हो उन्हें निम्न स्तर को का घोषित कर दिया जाता है। मतलब अगर कोई ऐसा कारखाना है जो इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसको क्या करते हैं ये लोग, निम्न स्तर पर घोषित कर देते हैं। मतलब ये लो क्वालिटी का चीज है। ठीक है, पुनः वही भूल करने वाले निर्माता को दंड देने की व्यवस्था है। अगर आप फिर भी नहीं सुधर रहे हैं और आप फिर भी गलती कर रहे हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है उच्च रक्तचाप क्या है, आपको यहाँ पे बताना है उच्च रक्तचाप के बारे में। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, उच्च रक्तचाप बहुत आसान चीज़ है। अगर आपको अंग्रेजी में बताएं तो आप ब्लड प्रेशर का नाम सुने होंगे। ब्लड प्रेशर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो जो ये उच्च रक्तचाप है ये वही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तबीयत अभी भी ठीक नहीं है लेकिन फिर भी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको डालना रहेगा उच्च रक्तचाप
उसके बाद आपको उसमें लिखना रहेगा उच्च रक्तचाप हृदय रोग का एक लक्षण है। ये क्या है? हृदय रोग का क्या है? एक लक्षण है। मोटापा बढ़ने से प्रायः उच्च रक्तचाप अधिक हो जाता है। जब आपके शरीर मोटा हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, तो आपके अंदर उच्च रक्तचाप पाया जाने लगता है। और कभी कभी इस रोग के कारण हार्ट अटैक भी हो जाता है। तो इस जो ये रोग है, इसी के कारण क्या हो जाता है, कभी कभी आदमी को हार्ट अटैक भी आ जाता है। यह रोग प्रायः 40 से 60 वर्ष की आयु में अधिक पाया जाता है। 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष के आयु में जो लोग होते हैं, उनके अंदर जो है ये हार्ट अटैक वाला मामला जो है, या फिर आप उच्च रक्तचाप कह सकते हैं, इसकी बीमारी ज़्यादा पाई जाती है। अक्सर आपने सुना होगा गर्भावस्था तथा विक्र रोग में भी रक्तचाप बढ़ जाता है। ठीक है, अब आप कोई भी काम करेंगे, आप दौड़ने लगे तो आप देखिए आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं, रक्तचाप वहाँ भी बढ़ जाता है। यह रोग हृदय का रक्त परिवहन प्रणाली के उचित प्रकार से कार्य न करने की स्थिति में उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर आगे आपको लिखना रहेगा कि हृदय मानव शरीर का एक प्रमुख अंग है। हृदय जो है वो मानव शरीर का क्या है? एक प्रमुख अंग है। उसके बाद आपको बताना रहेगा हृदय रक्त वाहिनियों के माध्यम से शरीर में प्रत्येक अंग में रक्त भेजता है। वो क्या करता है? रक्त वाहिनियों के माध्यम से ही क्या करता है? शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त भेजता है, जिसमें समस्त पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं। उसमें क्या होते हैं? उसी रक्त में सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। फिर आपको आगे लिखना रहेगा अधिकतर हृदय रोग अधिक आयु के व्यक्ति को होता है। मतलब ये जो हृदय रोग होता है, ये अक्सर करके आप देखेंगे कि जो लोग अधिक आयु के होते हैं, उन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है कि कब्ज के लक्षण बताइए। क्या पूछ ले रहा है? कि कब्ज के आपको लक्षण बताने हैं। ठीक है, कब्ज के बारे में आपको बताना है। तो आपको मैंने कब्ज के बारे में बता ही दिया था, अगर आपको नहीं आता है तो फिर से सुन लीजिए। आपको इस तरीके से लिखना रहेगा कब्ज रोग के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, ये आपको डालना रहेगा। फिर डैश लगा के पहला लक्षण लिखना रहेगा। इसमें लिखना रहेगा कि पहला लक्षण ये होता है कि व्यक्ति कमजोर तथा दुर्बल हो जाता है। देखने में आपको कमजोर तथा वो बेचारा दुर्बल लगेगा। दूसरा लक्षण ये हो जाता है कि रोगी का चेहरा उदास एवं पीला पड़ जाता है। जो रोगी होता है, उसका चेहरा आपको आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो बेचारा उदास खड़ा है और हल्का पीलापन उसके चेहरे पे दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तीसरा, उसकी सांसों में बदबू उत्पन्न होने लगती है। उसकी जो सांसें होती हैं उसमें आने लगती हैं। ठीक है, चौथा नंबर लक्षण ये है कि बार बार उल्टियां होने लगती हैं। ये भी चौथा लक्षण है। पांचवा नंबर और आखिरी नंबर लक्षण ये है कि रोगी की भोजन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उसको क्या हो जाता है कि वो भोजन के प्रति अपना रुझान कम दिखाने लगता है। तो ये आपके 9 प्रश्न रहे। कब्ज के बारे में आपको अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में आओ, बताओ हाँ सर क्लियर हुआ है। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करते रहो। ये मैं आपको बार बार याद दिलाता रहता हूँ कि आप इन चीज़ों को आप करना मत भूलिए, करते रहिए और ध्यान दीजिए। अगर अभी तक आपने वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए। ठीक है, पहले आपको शेयर करना रहेगा, फिर उसके बाद शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने अगर खुद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न। अति लघु उत्तरीय का 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कुपोषण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको यहाँ पे कुपोषण पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है। तो कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। कुपोषण के बारे में आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। आपको डालना रहेगा कुपोषण हेडिंग। उसके बाद आपको लिखना रहेगा जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुकूल उपयुक्त मात्रा में सभी भोज्य तत्व नहीं मिलते हैं या आवश्यकता से अधिक मिलते हैं, जिनके कारण शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा उसकी क्रियाशीलता पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो वह कुपोषण कहलाता है। मतलब आप समझ पा रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको शरीर को कम से कम एक मिनिमम वो होता है कि इतना कैलोरीज ऊर्जा उसको डेली चाहिए होती है। अगर उतना भी बेचारा वो नहीं पूरा कर पाता है, तो भोजन के पोषक तत्व उतना नहीं पाता है, तो वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। सीधी सी बात है। या तो किसी को अधिक मिल जाए, मतलब हद से ज़्यादा वो खा रहा हो, तो वो भी क्या हो जाता है? कुपोषण का शिकार हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुण और मात्रा की वृद्धि से सभी भोज्य तत्व शारीरिक आवश्यकता के अनुसार लिए जाते हैं, परंतु वास्तव में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो पर्याप्त एवं उपयुक्त भोज्य पदार्थों से युक्त आहार का उपभोग करने पर भी उनकी पौष्टिकता से लाभ से उपभोक्ता को वंचित कराती हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना रहेगा अतः कुपोषण के अंतर्गत अपर्याप्त पोषण आवश्यकता से अधिक पोषण तथा उचित पोषण के मार्ग में उपस्थित बाह्य वातावरण के परिणाम स्वरूप कुपोषण की दशाएं सम्मिलित होती हैं। आपको
ज़्यादा तेज़ तो नहीं लग रहा है कि ज़्यादा तेज़ बता रहे हैं सर? अगर आपको लग रहा है तो चलिए एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अगर हम इतना तेज़ नहीं बताएँगे तो एक वीडियो के अंदर इनको समेटना शायद मुश्किल ही हो जाए। तो आप अपने हिसाब से देखते चलिए। ये मेरा ये टारगेट रहेगा कि कम से कम लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय इनको तो कवर ही कर लिया जाए, ठीक है? दीर्घ उत्तरीय में अगर छूट भी जाता है तो आप उनको देख के ही समझ जाएँगे और आपके पास गाइड वगैरह होगी। अगर गाइड वगैरह है तो वहाँ से एक आध प्रश्न आप अपने हिसाब से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट प्रश्न तो मैं ही बता ही दूँगा, ठीक है? तो आपको लिखना रहेगा इस प्रकार से। चलिए देखते हैं, इनको पॉज़ कर लीजिए। अगर आपको लगे तेज़ चल रहे हैं सर तो आप उनको पॉज़ भी कर सकते हैं और उसके बाद उन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अब आपका जैसे ही अतलगुत्री वाले सेक्शन का समाप्त होता है, मतलब खंड आ जो है वो जैसे ही समाप्त होता है, आपका खंड नंबर बा वहीं से स्टार्ट हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है? और इसको हम अलगुत्रीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? हमने अतलगुत्री वाले को सॉल्व कर दिया, अब लघुत्तरीय वाले पे आ गए। इसमें भी आपको नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। पहला तो आपको लिखा रहता है सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और उसके बाद लिखा रहता है कि सभी प्रश्नों का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, इसमें एक प्रश्न में ही दो प्रश्न होते हैं, जैसे यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न आप देखने को पा रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आप 2 नंबर प्रश्न कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं यहाँ पे एक और करके ऑप्शन दे दिया जाता है और वहीं पे दूसरा प्रश्न दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन रहता है, मर्जी कहे तो ये वाला कीजिए, मर्जी कहे तो ये वाला कीजिए, दोनों मत कीजिएगा, ठीक है? दोनों आपको बिल्कुल भी नहीं करने हैं, केवल एक को ही आपको क्या करना है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न जो आपके सामने आ जा रहा है। पहला प्रश्न आ रहा है, पहला क्या दूसरा प्रश्न है, पहला तो अतलगुत्री वाला ही सब कुछ था। दूसरा प्रश्न कह रहा है कोमल या अर्धठोस आहार के अंतर्गत कौन-कौन से आहार आते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। मतलब कोमल और अर्धठोस जो आहार होते हैं इसके अंतर्गत कौन-कौन से आहार आते हैं, यहाँ पे आपको ये बताना रहता है। तो देखते हैं, उत्तर आपको इस प्रकार से देना होगा। पहले आपको प्रश्नोत्तर डाल लेना होगा, फिर उसके बाद आपको बताना होगा इस प्रकार के आहार में निम्नलिखित भोज्य पदार्थ सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है? पहला आपको डाल देना रहेगा अनाज। अनाज में हमें किन-किन चीज़ों का सेवन करना होता है जो कोमल भोज्य पदार्थ कहलाते हैं या फिर अर्धठोस भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। अनाज आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी पहला नंबर डाल के, उसमें आपको लिखना रहेगा चावल की खीर या फिर दलिया। क्या चावल की खीर, दलिया, ये पहला हो जाता है। दूसरा सूजी का हलवा, ठीक है? तीसरा गाढ़ा साबूदाना, चौथा सेवई की खीर, और पाँचवा खिचड़ी पोहा दूध में भिगोकर, ठीक है? क्या खिचड़ी पोहा जो होता है उसको दूध में भिगोकर। छठा रोटी, और सातवां डबल रोटी, ठीक है? इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, कोमल या फिर अर्धठोस आहार में लेकर के आते हैं। फिर दूसरी आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी दाल। दालों में आपको कौन-कौन सी लगानी चाहिए, तो गाढ़ी पकी दालें, कोई भी दाल हो वो गाढ़ी होनी चाहिए और पकी दाल होनी चाहिए, ठीक है? फिर आगे ढोकला आप खा सकते हैं और इडली भी खा सकते हैं, ये 3 चीज़ दालों के अंतर्गत आ जाती हैं। तीसरा आपको हेडिंग डालना रहेगा सब्जियाँ। आप किन-किन सब्जियों का उपयोग कर सकते हैं, तो पहली तो आ जाती है आपकी पकी सब्जियाँ, ठीक है? पकी सब्जियाँ, टिंडा, उसके बाद घिया, फिर तरोई, फिर उसके बाद सेम, पालक, फिर परवल, गाजर, चुकंदर, आलू, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं, कोमल या फिर अर्धठोस आहार के अंतर्गत आती हैं, ठीक है? चौथी हेडिंग आपको डाल देनी रहेगी फल की। फल के अंतर्गत आपको बताना रहेगा पपीता खा सकते हैं, मौसम्मी खा सकते हैं, पके केले खा सकते हैं, चीकू, सेब, ठीक है? कड़े फलों के छिलके निकाल के आप उन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, ठीक है? उनमें से अगर आपको बीज मिल रहा है तो वो भी निकाल के आप उनका सेवन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, पाँचवीं हेडिंग आपको डाल देनी रहेगी मांस मछली, जो कि मांसाहारी होते हैं वो भी सेवन कर सकते हैं मांस मछली का। उसमें कौन-सा, कीमा पकाकर, ठीक है? उसके बाद मुर्गी उबालकर, फिर उसके बाद हड्डी हटाकर, फिर मछली पकाकर, काँटे हटाकर आप उनका सेवन कर सकते हैं, ठीक है? चलिए देखते हैं, फिर अगली आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी अंडा। अंडा में भी कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जो कोमल या फिर अर्धठोस होते हैं। अंडा में आमलेट आ गया, जैसे अंडे का इसका सॉरी वो जो क्या कहते हैं, कस्टर्ड, कस्टर्ड जो बनता है तो अंडे का कस्टर्ड बना सकते हैं। आधा उबाला अंडा ले सकते हैं, ठीक है? उसके बाद अंडे की पुडिंग, सादा केक या फिर पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें बनवा के आप खा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको दूध डाल देना रहेगा 7वीं नंबर हेडिंग। 7वीं में आपको दूध के अंतर्गत आप छेने का सेवन कर सकते हैं, पनीर का, दूध का, या दूध से बने पेय का, ठीक है? पेय मतलब कोई भी हो सकता है, जैसे मिल्क शेक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें कुछ भी आप बना सकते हैं, जैसे कि मट्ठा दही ये भी हो गया। तो ये सारी चीज़ें, दही, रसगुल्ला, इन सारी चीज़ों का आप सेवन कर सकते हैं, ठीक है? बात करें 8वां नंबर, 8वें नंबर पे आपको डाल देना रहेगा अन्य।
अन्य में आपको बता देना है जैसे जैम खा सकते हैं, जेली खा सकते हैं, शहद, आइसक्रीम, मक्खन, घी तथा सभी पेय पदार्थ कोमल एवं अर्ध ठोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए आपको ये आता है तो कीजिए। अब तो आ ही गया है आपको। फिर उसके बाद आपको दूसरा नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है कि भोजन पकाने के उद्देश्य को बताइए। मतलब जो हम लोग भोजन पकाते हैं उसमें हमारा क्या उद्देश्य होता है, ये आपको यहाँ पे बताना रहता है। तो देखते हैं भोजन पकाने के उद्देश्य, आपको हेडिंग डाल देनी रहेगी। फिर उसके बाद आपको लिखना रहेगा कि भोजन पकाना एक विज्ञान से कहीं अधिक एक कला है। जो भोजन पकाते हैं आप, वो एक विज्ञान से कहीं ज़्यादा क्या है, कला है, क्योंकि ये कलाकार लोग ही कर सकते हैं। अभी हमको भोजन पकाने के लिए दे दो तो हम उतना अच्छा नहीं पका पाएंगे। लड़कियों के अंदर ये कलाएं ज़्यादा पाई जाती हैं। आगे आपको लिखना रहेगा क्योंकि यह मानव की संपूर्ण सांस्कृतिक रूप से जुड़ी हुई है। मतलब ये क्या होता है कि जैसे आप किसी घर में रहते हैं तो आपके यहाँ जो कुछ भी बनता होगा, जैसे बनता होगा आप उन चीज़ों को उसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपके ये सांस्कृतिक रूप से क्या है, जुड़ी है। भोजन पकाने में रंग, रूप, आकार और गंधों की पहचान की आवश्यकता होती है। आपको ये जानना ज़रूरी होता है किस रंग का बनना चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए। रोटी वगैरह का एक आकार होता है, सब्जी काटने का एक आकार होता है। उसकी गंध को पहचानना चाहिए कि कहीं पे जल तो नहीं रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी अन्य कला की तरह ही भोजन पकाने के समय धन और सामग्री के ठीक उपयोग के साथ जा जायकेदार व पौष्टिक पदार्थ तैयार करने के लिए अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। भोजन पकाने के सिद्धांत विभिन्न खाद्य समूहों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों पर आधारित हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डालना रहेगा, वो लाइन छोड़ देनी रहेगी। दूसरी लाइन पे आपको लिखना रहेगा गृहिणी को भोजन पकाने के निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन से सिद्धांत हैं यहाँ पे आपको बताए गए हैं। फिर डैश लगा के दूसरी लाइन से लिखना रहेगा भोजन इस ढंग से पकाया जाए कि उसकी गंध बनी रहे। मतलब वो ऐसे पकाया जाए कि वो जो है महके अच्छे से। ठीक है, यह पाचक रसों के स्रोत यह पाचक रसों के स्राव को प्रेरित करता है। जब आप किसी चीज़ को सूंघते हैं तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। इन सारी चीज़ों को जो है वो क्या करता है, उत्तेजित करता है और भोजन के सही और शीघ्र पाचन में सहायक करता है। उदाहरण के लिए मछली या सब्जी की गंध ठीक द्रव के लपेट ठीक है, लपेट कर तलने से बनाई रखी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना रहेगा उसके दूसरा जो उसका क्या सिद्धांत है वो आपको लिखना रहेगा। कभी कभी भोजन की सुगंध रसे या शोरबे से लाई जा सकती है। रसे या शोरबे से आप ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह भी पाचन में मदद करती है और पौष्टिक तत्वों का अधिक से अधिक पोषण करती है। मांस को धीमी आग पे पकाने से एक सुगंध निकलती है जो शोरबे को अधिक जायकेदार बनाती है। ठीक है, ये थोड़ा क्योंकि इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो रही है, क्योंकि ये जो शोरबे वगैरह हैं ये थोड़े नए शब्द हमको देखने को मिल रहे हैं और इनसे हम वाकिफ नहीं हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला सिद्धांत आपको डालना रहेगा भोजन के अनुकूल पकाने की सही विधि का चुनाव उसके पौष्टिक तत्वों के अधिक से अधिक सुरक्षित रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको अगला सिद्धांत डालना रहेगा, वो लिखना रहेगा गीली अवस्था में भोजन पकाना उसकी स्टार्च कोशिकाओं को तोड़ना है ताकि स्टार्च बिखरने वाले एंजाइम के लिए अधिक कोमल और अच्छी तरह ग्रहण करने योग्य हो जाए। ठीक है, फिर आगे आपको अगला सिद्धांत लिखना रहेगा स्टार्च पानी के क्वथनांक से पहले ही चिपकने लगता है। ठीक है, सूख सूख ताप में सूख ताप से स्टार्च फिर डेक्स्ट्रीन में बदल जाता है। उसके बाद जो कि स्टार्च को चीनी के बीच का पदार्थ है, चीनी गर्म करने पर पकाने पर अपने केलमान जल से पिघलती है। इतना सारी चीज़ें करनी रहती हैं भोजन करने में। भाई साहब, अलग ही नियम चल रहा है। हमें लगता था कि ऐसे उठा के रख दो कहीं पे, उन चीज़ों को थोड़ा बहुत आग वाग दिखाओ और कोई चीज़ बन के तैयार हो जाती है। चलिए देखते हैं। आगे आपको लिखना रहेगा यह पहले जौ की चीनी और फिर नीचे चीने में बदलती है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं यह पहले क्या होती है, जौ की चीनी और फिर चीने में बदलती है और जो कि अपने गुणों में
पहले प्रयुक्त की गई चीनी से एकदम भिन्न है, ठीक है? ये हुआ भोजन पकाने की विधि। अरे भाई साहब, ये उद्देश्य जो है, पकाने के उद्देश्य एकदम अलग ही हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये इतना हमको भी नहीं पता था, आज जानकारी हो गई थोड़ी बहुत। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेरे प्यारे दोस्त, ये पूछ ले रहा है कि किशोरा अवस्था में भूख मर जाने के क्या कारण है। जैसे बालक जब किशोरा अवस्था में पहुंचते हैं, बालक बालिकाएं, तो उनको भूख लगना कम हो जाता है या फिर वो खाना कम कर देते हैं। इनके कारण क्या है आपको यहाँ पे आज जानने को मिलेगा। तो देखते हैं, पहले आपको डालना रहेगा भूख अवस्था में किशोरावस्था में भूख मर जाने के कारण। पहला कारण आपको डालना रहेगा, किशोरा अवस्था में मासिक धर्म शुरू हो जाते हैं, हो जाने पर तनावग्रस्त रहने लगती है, ठीक है? माताओं को चाहिए कि वह किशोरियों की समस्या का निवारण करें। दूसरा आपको यहाँ पे डाल देना रहेगा, दूसरा नंबर हेडिंग जो होता है क्या कारण भूख ना लगने का, वो होता है किशोर एवं किशोरियों के दिमाग का विचलित होना। ये जो है माता पिता कभी उनके साथ प्रौढ़ व्यक्ति का सा व्यवहार करते हैं, मतलब उनको चाहता है कि अभी से वो एकदम प्रौढ़ व्यक्ति की तरह, एकदम बुजुर्गों की तरह काम करने लगे, और कभी कभी बच्चों का सा, ठीक है? ऐसे में किशोर एवं किशोरियों को यह नहीं समझ पाते कि आखिर में अभी बच्चे हैं या प्रौढ़ हो चुके हैं, ठीक है? तो ये इनके माता पिता को समझ में नहीं आता, क्योंकि कभी कभी वो एकदम बुद्धिमानी की बात करेंगे और कभी कभी एकदम बच्चों की तरह बात करने लगते हैं। तो इससे माता पिता को ये भी नहीं समझ में आता कि क्या हो, क्या कहते हैं कि मतलब ये अभी बच्चे ही हैं या बालक ही हैं या क्या हो गए हैं, वो बढ़ गए हैं, मतलब प्रौढ़ हो चुके हैं, ठीक है? तीसरा ये होता है कि लैंगिक हार्मोन्स में स्रावित होने से किशोर एवं किशोरियों को एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना शुरू हो जाता है, जिससे उनका ध्यान क्या हो जाता है, भोजन से हट जाता है। जब आदमी का ध्यान, जाहिर सी बात है, कहीं और पे रहेगा, तो वो दूसरा काम नहीं कर सकता है। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है अच्छे से, तो आप पढ़ नहीं सकते हैं ना, क्योंकि आपका दिमाग पेट पे जा रहा है, क्योंकि पेट आपकी आवाज़ कर रहा है, कुरुच रहा है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है? चौथा कारण यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, स्कूल का ज़्यादा काम एवं परीक्षाएं भी भूख को प्रभावित करती हैं। मतलब स्कूल से जब आपको ज़्यादा काम पड़ जाता है और परीक्षाएं नज़दीक आ जाती हैं, तो भी बालक को भूख लगना कम हो जाता है, ठीक है? उसके बाद लिखा है पांचवा कारण, किशोरियाँ अपनी शारीरिक बनावट को सही बनाए रखने के लिए कम मात्रा में भोजन करती हैं। मतलब वो जो लड़कियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो सोचती हैं कि इंग्लिश में जो एक शब्द होता है फिगर, तो वो अपना फिगर बनाए रखने के लिए भोजन हिसाब से करती हैं, इतना नहीं खाती कि मोटी हो जाएं, तो उसके लिए भी एक ये भी कारण हो जाता है, ठीक है? अब मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, बता ही दिया है आना क्या है। फिर उसके बाद इसी में एक और करके ऑप्शन दे दिया जाता है, दोपहर के भोजन के मीनू बताइए। मतलब दोपहर में आदमी का भोजन किस प्रकार से होना चाहिए, ये आपको यहाँ पे मीनू बना के समझाना रहेगा, ठीक है? तो मीनू आपको इस तरीके से बताना रहेगा। पहले तो आपको डाल लेना रहेगा दोपहर का भोजन, ठीक है? उसके बाद लाइन खींच देनी रहेगी, उसमें 3 लाइन बना देनी रहेगी। पहले में क्रम संख्या 1, 2, 3 करके ऐसे लिखना रहेगा। दूसरे में आपको लिखना रहेगा सामान्य दोपहर में के भोजन के मेनू, जो सामान्य दोपहर के भोजन के मेनू होते हैं वो इस प्रकार से। और उसके बाद दूसरे आपको डाल देने रहेंगे पौष्टिक दोपहर के भोजन के मेनू, मतलब जो आदमी होते हैं जिनको पौष्टिक भोजन लेना होता है, उनको क्या क्या खाना होता है, ठीक है? तो पहले क्रम संख्या 1, और जो क्रम संख्या 1 के नीचे, क्रम संख्या के नीचे 1 डालना होगा। उसी के सामने आपको ये जो सामान्य दोपहर के भोजन के मेनू है, यहाँ पे आपको लिखना होगा पराठा, ठीक है? और उसके बाद अगर आप यहाँ इधर आ जाते हैं पौष्टिक दोपहर के भोजन के मेनू में, तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा बेसनी पराठा, ठीक है? बेसन का बना हुआ। उसी में आपको फिर जो 1 नंबर क्रम संख्या डाला था, उसी के नीचे दूसरा आपको डालना रहेगा कि या तो आप पराठा खा सकते हैं या फिर आलू की सूखी सब्जी आपको खाना होगा, ठीक है? और अगर आप पौष्टिक वाले में आ जाते हैं, तो आलू मटर की सूखी सब्जी आप खा सकते हैं, ठीक है? या फिर और कोई भी मौसमी सब्जी है तो वो भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, दूसरा आपको डालना रहेगा यहाँ पे क्रम संख्या के नीचे 2 डाल देना रहेगा, और वहाँ पे आपको जो सामान्य दोपहर के भोजन का मेनू है उसमें 1 डाल के लिखना रहेगा क्या, भरवा पराठा। भरवा पराठा यहाँ पे आप खा सकते हैं, दाल और क्या कहते हैं आलू कुछ भी भर के, ठीक है? उसके बाद यही चीज़ अगर आप पौष्टिक दोपहर के मेनू में आ जाएँ, तो वहाँ पे भरवा पराठा या उबली हुई चने की दाल आप खा सकते हैं, ठीक है? दूसरा यहाँ पे आप जो सामान्य दोपहर के भोजन का मेनू है, इसमें आप अचार का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, आप अचार का भी प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपके पास सलाद या फिर मौसमी कोई फल है तो वो भी आप रख सकते हैं पौष्टिक वाले में, ठीक है? चलिए अब देखते हैं फिर से क्रम संख्या नंबर 3, सामान्य वाले में आपको सैंडविच डालना होगा, ठीक है?
क्या, टमाटर, मक्खन या फिर जैम के। फिर उसके बाद जो पौष्टिक वाला आ जाता है उसमें आपको सैंडविच तो लिखना ही है। उसके बाद आपको पनीर का टुकड़ा भी लिख सकते हैं, उबला हुआ अंडा या आमलेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, खीर, सलाद के पत्ते, जो कुछ भी आपके पास हो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप रख सकते हैं। इस प्रकार से आप मीनू बना के दे सकते हैं दोपहर के भोजन का, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि विटामिन का संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए। विटामिन के ऊपर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी करनी रहेगी। तो आप पहले डालिएगा विटामिन और उसके नीचे डाल दीजिएगा विटामिन ए हेडिंग, ठीक है। विटामिन ए में आपको लिखना रहेगा मछली के यकृति का तेल। क्या, मछली के यकृति का तेल या फिर यकृति, मक्खन, घी, अंडा, दूध, पनीर, हरी पत्ती वाली सब्जियां, लाल साग, ठीक है, हरा साग या फिर लाल आम, कच्चा आम, गाजर, पपीता, आम आदि, ये सब क्या करते हैं, हमें विटामिन ई उपलब्ध कराते हैं। ए उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। बात करते हैं, फिर आपको दूसरा डालना रहेगा विटामिन बी। विटामिन बी में आपको बताना रहेगा क्या, विटामिन बी का नाम भी आप जान लीजिए, इसको थायमिन के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको खमीर, संपूर्ण अनाज गेहूं, ठीक है, सीधा गेहूं जो खाते हैं भिगोकर, चावल, उसके बाद हाथ से कूटा चावल और उसका चावल, हाथ से कूटा या एवं उसका चावल, ठीक है, ज्वार, बाजरा, साबुत तथा छिलके वाली दालें, ठीक है, बीज, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, काजू, मटर, और उसके बाद फलियां, मांस, मछली, दूध, अंडे तथा पीला भाग, अंडे का पीला भाग, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमें विटामिन बी दिलाती हैं, ठीक है। फिर तीसरा आपको हेडिंग डाल देना रहेगा विटामिन बी 12, ठीक है। बी 12 जो होता है इसको हम राइबोफ्लेविन, क्या, राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं। तो राइबोफ्लेविन खमीर, ठीक है, इसमें यकृति, अंडा, पनीर, दूध, मांस, मछली, संपूर्ण अनाज, सभी प्रकार की दालें या फिर फलियां, हरी साग, ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, विटामिन बी 12 प्राप्त करवाती हैं, ठीक है। फिर अगली हेडिंग आपको डालना रहेगा कि डालना रहेगा नियासिन, ठीक है। इसमें आपको लिखना रहेगा खमीर, मूंगफली का आटा, मूंगफली, यकृति, संपूर्ण अनाज, मांस, मछली, फलियां, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इनका सेवन करना होता है। फिर आपको अगली हेडिंग डालनी रहेगी विटामिन सी। इसमें आपको डालना रहेगा स्कर्बिक अम्ल, ठीक है। इसमें आंवला, अमरूद, नींबू, संतरा, फिर रसबरी रसबरी अनानास रसबरी या फिर अनानास, पपीता, टमाटर, सहजन तथा सहजन की पत्तियां, हरी धनिया, साग, और उसके बाद चौलाई और अंकुरित दालें, ये सारी चीज़ें क्या करनी रहेंगी, आपको इसमें विटामिन सी प्राप्त करने के लिए सेवन करनी रहेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद विटामिन डी, अगली हेडिंग आपको डाल के लिखनी रहेगी। फिर आपको लिखना रहेगा इसमें मछली के यकृति का तेल, ठीक है, यकृति, अंडा, मक्खन, घी, दूध, ये सारी चीज़ें हमें विटामिन डी यहाँ से मिलता है। फिर आपको डालना रहेगा विटामिन ई, सभी प्रकार के तेल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेवा, दाल, साबुत अनाज, अनाज में किंतु कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। इनमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें कम मात्रा में मिलता है, लेकिन मिलता है विटामिन ई। फिर आपको डालना रहेगा अगली हेडिंग विटामिन के हमें कहाँ से, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, गोभी, फूल गोभी, सोयाबीन, वनस्पति तेल, इसके प्रमुख स्रोत हैं अनाज, फल या अन्य सब्जियां में में कम मात्रा में मिलता है, ठीक है। बात करें सूअर का जिगर, जिसकी प्राप्ति का प्रमुख साधन है, सूअर का अगर आप जिगर खाते हैं तो वो क्या होता है, इसकी प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण साधन मिल जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये विटामिन वाला करना था तो आपने किया, अगर नहीं करना था तो और करके एक ऑप्शन और दे देता है कि तरल आहार से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको बताना रहेगा, ठीक है। तरल आहार के बारे में बताना रहेगा। तो तरल आहार के बारे में आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो है कोमल आहार या फिर अर्ध ठोस आहार के बारे में बताया था। तरल का मतलब हुआ कि जो चीज़ें हम पीते हैं, ठीक है, चाय, काफ़ी, दूध वगैरह, इन्हीं सभी के बारे में बताना रहता है। तो आपको डालना रहेगा पहले तरल आहार, जिसे हम लिक्विड डाइट कहते हैं, ठीक है। उसमें आपको लिखना रहेगा तरल आहार अधिकांश आरुचि, ठीक है, मछली, काय, प्रवाहिका, तेज बुखार, मुंह, गलो गला, उसके बाद खाने की नली, आमाशय व आंतों में विकार और ऑपरेशन के बाद निर्धारित समय के लिए देना होता है। मतलब इन सारे रोगों में क्या किया जाता है, लिक्विड आहार दिया जाता है। यदि मरीज तरल आहार निगलने योग्य हो तो उसके मुंह से ही पिलाया जाता है, अन्यथा रबड़ की नली से आमाशय तक पहुंचाया जाता है। यह विशेष किस्म का तरल आहार अतः सिरा इंजेक्शन
द्वारा सीधा रक्त में पहुंचाया जाता है। यह स्थिति तब पैदा होती है जब मरीज बेहोश हो, मुंह, गले, भोजन नली या फिर क्या कह सकते हैं कि शोथ के अवरोध हो, ठीक है, या फिर आप अमाशय व आंतों के ऑपरेशन किए गए हों, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इनको आप इंजेक्शन के द्वारा भी पहुँचा सकते हैं रक्त के द्वारा, ठीक है। बात करें फिर आगे आपको लिखना रहेगा वो वाली लाइन छोड़ के कि तरल पदार्थों का चयन इस प्रकार किया जाता है। पहले आपको मुंह से पीने की स्थिति या फिर रबर की नली से पिलाने की स्थिति में दूध या फिर शुद्ध दूध, ठीक है, दूध, शुद्ध दूध मलाई के साथ, और उसके बाद फिर आपको क्या करना रहेगा, दूध ओवल्टीन, फिर दूध चॉकलेट या फिर दूध में मिलाया कच्चा अंडा, फिर मट्ठा, फिर फटे दूध का पानी, फिर रबड़ डाब का पानी, फिर उसके बाद तरबूज का पानी, फिर ग्लूकोज पानी या शरबत जिसे आप कह सकते हैं, या शिकंजी, अनाज व दालों का पानी, फिर सब्जियों का घोल, फिर फलों का रस, उसके बाद मांसाहारियों के लिए मुर्गी या फिर कलेजी का सूप, हल्की चाय या फिर काफ़ी, ये सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, पिलाई जाती हैं, ठीक है। बात करें आगे आपको लिखना रहेगा, अतः सिरा इंजेक्शन के द्वारा सामान्य ग्लूकोज जो सिरा इंजेक्शन दिया जाता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सामान्य ग्लूकोज सेलाइन या फिर कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम या आयरन आदि खनिज तत्वों के घोल भांति भांति के व्यावसायिक रूप से तैयार किए गए एमाइनो अम्ल के घोल व विटामिन आदि दिए जाते हैं, ठीक है। आवश्यकता पड़ने पर रक्त सीरम भी दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती हैं, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं, तरल आहार 1 या 2 घंटे बाद दिया जाता है, जिसकी मात्रा 40 से 80 मिलीलीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे मरीज की स्थिति ठीक होती है, यह मात्रा 100 से 120 मिलीलीटर तक कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद तरल आहार देने का अर्थ रोगी के शरीर में पानी का संतुलन रखना तथा उनको कुछ मात्रा में कैलोरी भी देना। तरल आहार का 1-2 दिन तक ही दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तरल आहार के बारे में भी बता सकते हैं। अब आपका आ जाता है 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। आपने चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या क्या देख लिया, पहले विटामिन वाले को देख लिया, ठीक है। अब विटामिन वाला जब आपका कंप्लीट हुआ, फिर आपने क्या किया मेरे प्यारे दोस्त, फिर आपने देखा क्या, तरल आहार के बारे में देखा। तरल आहार में आपने कई सारी चीज़ें देखी, जैसे कि ये कह सकते हैं, एक मिनट, क्या बोलते हैं, तरल आहार में आपने पीने वाली चीज़ों को देखा, जैसे कि आपने क्या बोलते हैं कि पीने वाली चीज़ों में ग्लूकोज हुआ, दालें हुई, दालों का पानी हुआ, सब्जियों का पानी हुआ, फलों का जूस हुआ, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे क्या की, देखी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, आपको लिखना रहेगा 5वां नंबर प्रश्न पूछ ले रहा है, श्रमिक पुरुष के लिए 1 दिवसीय आहार तालिका बनाइए। आहार तालिका आपको किस प्रकार से बनानी है, इसके ऊपर हम एक दिन वीडियो बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वहाँ पे बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बना के बता देना रहेगा। ये छोटे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें आपको जवाब इस प्रकार से देना रहेगा। पहले तो आपको लिख लेना रहेगा उत्तर में, श्रमिक पुरुष के लिए 1 दिवसीय आहार तालिका, ठीक है, ये हेडिंग डाल देनी रहेगी। फिर आवश्यक कैलोरी कम से कम 3900 कैलोरी मिलनी चाहिए, प्रोटीन 35 ग्राम मिलनी चाहिए, और लोहा जो है वो 20 मिलीग्राम या फिर 1 से 1.5 ग्राम तक उसको मिलना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एक तरफ समय लिख देना रहेगा, एक तरफ आहार लिख देना रहेगा, 2 खांचे बनाने रहेंगे। समय के नीचे आपको लिखना रहेगा प्रातः 6 बजे, उसमें आपको लिखना रहेगा 1 कप चाय, 1 कप चाय उसको मिलनी चाहिए। फिर आपको डालना रहेगा नीचे 8 बजे नाश्ता, 8 बजे नाश्ता का मतलब हुआ उसको बेसन की रोटी या फिर चटनी, गुड़, ये सारी चीज़ें उसको मिलनी चाहिए। फिर आपको दोपहर का भोजन 2 बजे, उसमें आपको लिखना चाहिए बाजरे की रोटी, सरसों का साग, सलाद, मूंगफली की चिक्की या फिर अचार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको लिखना रहेगा शाम 6 बजे का भोजन, शाम 6 बजे का शाम 6 बजे आपको एक नाश्ता करवाया जाता है, उसमें आपको चाय के साथ लाई या फिर चना दे देना रहेगा। फिर आपको रात्रि का भोजन देना रहेगा, उसमें क्या देना रहेगा, चपाती,
चावल, ठीक है, चपाती या फिर चावल दोनों में से कुछ भी, या दोनों दे दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर उसके बाद दाल, सूखी सब्जी, प्याज, हरी मिर्च, ये सारी चीज़ें उसको देनी चाहिए। ये इसके आहार का क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त, तालिका होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये जो है श्रमिक वाला आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए आता है तो कीजिए, नहीं और करके एक ऑप्शन और दे दिया जाता है कि वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं कौन कौन सी है, यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। वृद्धावस्था में जो मनुष्य की पोषक तत्वों की आवश्यकताएं होती हैं वो क्या क्या होती हैं, यहाँ पे आपको बताना रहता है। तो आपको ध्यान रहेगा हेडिंग वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकताएं, ठीक है। इसमें आपको लिखना रहेगा वृद्धावस्था में पोषक तत्वों की आवश्यकता प्रौढ़ावस्था के समान ही होती है, लेकिन आधारीय आधारीय, एक मिनट, चयापचय के दर कम हो जाने पर से ऊर्जा की कम आवश्यकता पड़ती है, मतलब वो काम वगैरह कम करते हैं तो इसलिए उनको कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तथा थायमीन भी कम मात्रा में आवश्यक होती है। पहले फिर उसके बाद आपको हेडिंग डालनी रहेगी ऊर्जा। ऊर्जा में आपको लिखना रहेगा 25 साल की आयु तक आधारीय चयापचय की दर बढ़ती है, लेकिन 25 साल के बाद आधारीय चयापचय की दर निरंतर कम होने लगती है। 60 साल की आयु के बाद यह काफ़ी तीव्र गति से कम होने लगती है, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी प्रोटीन। इस अवस्था में प्रोटीन की आवश्यकता उतनी होती है जितनी कि प्रौढ़ अवस्था में, अर्थात 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम शरीर भार, ठीक है, इस हिसाब से उसको प्रोटीन चाहिए होती है। वृद्धावस्था में शरीर के अंदर नई कोशिकाएं अधिक नहीं बनती हैं, बल्कि कोशिकाओं की टूट फूट पहले से अधिक हो जाती है, इसीलिए प्रोटीन की आवश्यकता में कोई अंतर नहीं आता, ठीक है। फिर तीसरी हेडिंग आपको डालनी रहेगी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आपको लिखना रहेगा आहार में ऊर्जा की कमी करने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ की मात्रा कम मात्रा में लेनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको हेडिंग चौथी डालनी रहेगी वसा। वसा में आपको बताना रहेगा वृद्धावस्था में वसा की अधिक मात्रा में अधिक मात्रा दो प्रकार से हानिकारक है। पहला आपको लिखना रहेगा पहला आहार में अधिक वसा का इस्तेमाल करने से ज़्यादा कैलोरी शरीर में पहुंचेगी, जो कि वसा के रूप में शरीर में एकत्र हो जाएगी, जिससे शरीर भार में वृद्धि और अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, अधिक मात्रा में वसा लेने से धमनियां मोटी हो जाती हैं, जिससे रक्त का चाप प्रवाह सुचारू रूप से नहीं हो पाता है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियां क्या हो जाती हैं मेरे प्यारे दोस्त, उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आपको 5वां नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं अभी बाकी है 6ठा नंबर प्रश्न। इसमें 5 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें से हमने 4 देख लिए हैं। अब उसके बाद हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं, और पूरे पेपर का देखें तो ये 6ठा नंबर क्वेश्चन पेपर मतलब क्या बोलते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 6ठे नंबर क्वेश्चन के बारे में। 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ ले रहा है कि लोहा शरीर के लिए कितना उपयोगी है, यहाँ पे आपको ये बताना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि लोहा जो है ये शरीर के लिए कितना उपयोगी है, यहाँ पे बताना रहेगा। तो आपको इस प्रकार से बता सकते हैं, ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, एक हिसाब से बता सकते हैं। लोहा शरीर में निम्न कारणों के लिए उपयोगी है। पहला आपको बताना रहेगा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक लौह लवण का मुख्य जैविक कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन है। यह क्रमानुसार हीमोग्लोबिन तथा मायोग्लोबिन जो रक्त तथा मांसपेशियों में पाया जाता है, जो कि लौह लवण युक्त प्रोटीन है। फिर उसके बाद आपको लिखना रहेगा वो वाली लाइन छोड़ के, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाने में वाहक का कार्य करता है। फेफड़े में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो कि ऑक्सीजन को ऊतकों तक ले जाकर मुक्त कर देता है, ठीक है। फिर आपको दूसरी हेडिंग डालनी रहेगी, रक्त का निर्माण। रक्त के निर्माण में भी लोहा का हमें क्या होता है, काम होता है। हीमोग्लोबिन रक्त कणिकाओं का एक आवश्यक भाग है, जो कि प्रोटीन और लौह लवण के द्वारा मिलकर बनता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन किससे बनता है, और प्रोटीन और लौह लवण से मिलकर बनता है। तो इसमें हमें लोहा का भी क्या देखने को मिलता है, उपयोग देखने को मिलता है, ठीक है। तीसरी हेडिंग अन्य कार्य के लिए। तो अन्य कार्य में लोहे की क्या आवश्यकता होती है, वह बीटा कैरोटीन में भी हमें लोहे की आवश्यकता होती है, ठीक है। प्यूरिन्स प्यूरिन्स का संश्लेषण, जो कि न्यूक्लियस अम्ल के द्वारा का मुख्य भाग है, यहाँ पे भी हमें इसके लिए भी क्या होता है, लोहे की आवश्यकता। रक्त वसाओं का लोहा, ठीक है। कलेजन संश्लेषण लोहा। प्रतिरक्षी
कोशिकाओं का निर्माण लोहा, फिर आकृति में दबाव आदि का विषैला पदार्थों प्रभाव को खत्म करना आदि का अन्य कार्य करता है। ये भी क्या होता है, लोहा का यहाँ पर भी काम लगता है। ठीक है, तो उसके बाद आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब मान लीजिए आपको आता है तो कीजिए, नहीं आपको यहाँ पे अगला जो प्रश्न दे दिया जाता है, शिशु को कितना प्रोटीन आवश्यक है, ये आपको वहाँ पे बताना रहता है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, शिशु है, तो उसको कितना प्रोटीन चाहिए, यहाँ पे आपको ये बताना रहेगा। तो शिशु को प्रोटीन यहाँ पे आप बता सकते हैं, आपको हेडिंग डालना रहेगा शिशु के लिए प्रोटीन, फिर आपको बताना रहेगा शिशु को प्रोटीन की आवश्यकता एक सामान्य व्यक्ति से कहीं अधिक होती है। शिशु का शारीरिक भार 6 माह की अवस्था पर जन्म के भार से 2 गुना तथा साल भर के अवस्था पर जन्म के भार से 3 गुना हो जाता है। मतलब जो बालक होता है, जितना मान लीजिए 500 ग्राम का रहा होगा तो 6 महीने में वो 1 किलो का हो जाता है, और 5 3 15 1.5 किलो का वो 1 साल में हो जाता है। इस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि बच्चों का जो वजन होता है वो ज़्यादा होता है, तो हमने एक आपको अनुमान बता दिया। ठीक है, बात करते हैं, 3 गुना हो जाता है। फिर आपको लिखना रहेगा शिशु के शारीरिक भार में यह वृद्धि सम्मिलित रूप से मांसपेशियों को बढ़ने, मस्तिष्क का विकास, हड्डियों की लंबाई व मोटाई के बढ़ने के कारण होती है। इन सभी की वृद्धियों के लिए प्रोटीन की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। एक छः, अब फिर आपको नीचे वो लाइन छोड़ के लिखना रहेगा, एक छः माह 1 माह से 6 माह तक की आयु में कम से कम आयु पर 2.05 ग्राम प्रोटीन किलोग्राम प्रतिदिन उसको देनी होगी। फिर 6 माह से 1 साल की आयु में 1.65 ग्राम प्रोटीन किलोग्राम प्रतिदिन देनी होगी। ठीक है, फिर आपको आगे लिखना होगा, शिशु को यह प्रोटीन दूध से प्राप्त होती है। कहाँ से? दूध से। गाय, भैंस, बकरी के दूध से प्रोटीन की मात्रा माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन की तुलना में 3 गुना होती है। मतलब जो माता के दूध में प्रोटीन पाई जाती है, उससे 3 गुना ज़्यादा गाय, भैंस और बकरी के दूध में पाई जाती है। लेकिन माता के दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का कुल खाद्यान्न उपयोग यानी एनपीयू बहुत अधिक होता है, जबकि गाय के दूध का कुछ खाद्यान्न उपयोग कम हो जाता है। इसीलिए माता के दूध को शिशु के लिए उत्तम आहार माना जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, बात करते हैं खंड नंबर 7 के बारे में। खंड नंबर 7 में हम क्या करते हैं, क्योंकि जो है अब 1 घंटा करीब होने जा रहा है। ठीक है, और पढ़ाने से थोड़ा अब मन भी हट रहा है, क्योंकि बगैर इंटरेस्ट के पढ़ाएंगे तो उतना मज़ा भी नहीं आएगा आपको, और समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। केवल 2 प्रश्न आपको खंड सा में करने होते हैं, और खंड सा को हम दीर्घ उत्तरीय के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 500 वर्ड में एक शब्द प्रश्न का जवाब देना होता है। आपको यहाँ पे करीब करीब 5 प्रश्न दे दिए जाते हैं। पांचों प्रश्न के उत्तर आपको देने होते हैं। पांचों के नहीं, इनमें से केवल 2 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा सकता है। जैसे 7वां नंबर प्रश्न दे सकते हैं, आहार नियोजन क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। फिर आगे आपको बताना है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए। मतलब कौन से ऐसे हैं जो आहार आयोजन पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से पूछ रहा है कि मधुमेह के कारण तथा इसके उपचार के आहार नियोजन की व्याख्या कीजिए। इसमें हमें किन प्रकार के आहार को लेना चाहिए, इसके बारे में बताना है। 9वां नंबर प्रश्न मेरे पास दोस्त इसी प्रकार से पूछ ले रहा है, शरीर निर्माणक कार्य तथा पौष्टिक तत्वों की विवेचना कीजिए। यहाँ पे आपको ये बताना रहेगा। ठीक है, ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी ज़्यादा लंबे हो जाएंगे। अगर बताने में फंसेंगे तो कम से कम 1-1 घंटा एक प्रश्न में लग जाएगा, और 5 प्रश्न का मतलब हुआ कि अगर मान लो ना 1 घंटा, आधा ही घंटा लगा, तो 5 प्रश्न का हो गया 2.5 घंटा। 1 घंटा हो ही चुका, 3.5 घंटे की क्लास। भाई साहब, बुद्धि हमारी खराब हो जाएगी, आपकी भी तो खराब होनी ही होनी है। ठीक है, 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि बुखार और कुछ संक्रामक बीमारियों में आहार नियोजन की व्याख्या कीजिए। फिर 11वां नंबर पर पूछ ले रहा है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण क्या है, आपको यहाँ पे बताना रहेगा। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। और ये रहा मेरा मॉडल पेपर, जो आपके 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, उपयोगी होने वाला है। इन चीज़ों को अगर आपने कॉपी में उतार दिया है तो ज़्यादा बेटर है। अगर नहीं उतार पाए हैं तो कृपया करके आप ये कीजिए कि इन चीज़ों को एक बार आप कॉपी में उतार लीजिए, जिससे आपका वो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, और आप वहाँ पे जवाब देने में हिचकिचाहट भी आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी कलम लेके बैठ जाना है। आप ऐसा समझिए कि जैसे आप पेपर दे रहे हो, सामने आप अपने मोबाइल रख लीजिए। जो जो मैं बोल रहा हूँ उसी उसी हिसाब से उन चीज़ों को लिखिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिससे कि क्या होगा कि आपको जो है
काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी वहाँ पर पेपर देने में। मान लीजिए कुछ चीज़ें आप भूल गए तो वहाँ पे आप उन चीज़ों को बनाकर भी लिख सकेंगे क्योंकि आपने इन चीज़ों को एक बार लिख रखा है, ठीक है? और अगर आप पहली बार ही जाएँगे तो आप जब मान लीजिए कोई चीज़ बनाना पड़ा, भाई हम भूल गए, अब क्या आगे लिखें? तो आपको बनाने में भी 5 मिनट का समय लग जाएगा, तो आप लिखोगे कब भाई? समय कम पड़ जाएगा आपके लिए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इन चीज़ों को तैयार कर लेना है, रट लेना है। अति लघुत्तरीय तो एकदम रटे होने चाहिए। लघुत्तरीय में हेडिंग्स आपको मेन है, जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? हेडिंग्स जो आपको मेन है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, हेडिंग्स अच्छे से डाल दीजिए। उसके अंदर आप हेडिंग से रिलेटेड बातें आप अपनी लिख सकते हैं, कुछ अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, कुछ किताबी भाषा लिख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको नंबर अच्छे से मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफ़िकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।